हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। जी सर। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस चल रहा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको छोड़ेंगे नहीं और कंप्लीट आज से कवर करेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग रेडी हो जाइए और सीधे हम चलते हैं। जो हम स्टडी कर रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, उसी को लेके आगे बढ़ते हैं। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि शॉर्टकट तो कुछ भी नहीं है। हमें जो पढ़ना है, समझना है, पूरा समझना है। और हमारी जो क्लासेस हैं वो उसका टाइमिंग बढ़ता जाएगा। शॉर्टकट के लिए आप बाद में कहीं से पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास जो टाइम है, जितना हो सके लाइन टू लाइन पे दीजिए। हम लोग मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, चलिए। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, तो हम बात कर रहे थे मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की। हमने केवाईसी तो समझ लिया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में हम ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको हमें रिपोर्ट भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जब मॉनिटरिंग और ट्रांजैक्शन की बात होगी तो हमें देखना होगा कि जो भी रिस्क प्रोफाइल है, जो भी रिस्क प्रोफाइल ऑफ द अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग कंसीडर करके करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पेशल अटेंशन विल बी पेड टू ऑल कॉम्प्लेक्स अनयूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन एंड ऑल अनयूजुअल पैटर्न विच हैव नो अपेरेंट इकोनॉमिक और विजिबल लॉफुल पर्पज। कई बार क्या होता है, आपने देखा अकाउंट में 0.99 पैसे आते हैं या 99 रुपीज जो है हर 10 मिनट में आते चले जा रहे हैं, 999 रुपीज आते चले जा रहे हैं। ये क्या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो आपको अलर्ट हो जाना है। ठीक है, ट्रांजेक्शंस दैट इन्वॉल्व लार्ज अमाउंट ऑफ कैश inconsistent with the normal and expected activity of the customer will be subjected to detail। अगर कुछ भी abnormal आपको दिखता है, inconsistent दिखता है, उस कंडीशन में आप उसको स्क्रूटनी पे रखेंगे। आफ्टर ड्यू डिलीजेंस at the appropriate level in the bank, transaction of suspicious nature, all type of transaction notified। अब इसमें क्या बोलता है कि ऐसे सारे ट्रांजेक्शन को आपको पीएमएलए 2002 में नोटिफाइड करना है और रिपोर्ट करना है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। द रिकॉर्ड ऑफ सच ट्रांजेक्शन विल बी प्रिजर्व्ड एंड मेंटेन। अब यहाँ पे एक बात आई कि रिपोर्ट करना है, प्रिजर्व करना है और मेंटेन भी करना है। तो ये सारा एक्ट में दिया हुआ है कैसे किस तरह से करना है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, ट्रांजिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्टेन वाइल ओपनिंग। तो जो आप अकाउंट ओपनिंग के समय डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करते हैं तो उनके लिए क्या तरीका है, क्या चीज है। तो उसमें रूल 3 है पीएमएलए का। पीएमएलए का रूल 3, अब देखिए यहाँ पे 2005 आ गया। तो 2005 क्यों आ गया यहाँ पे कि एक्ट इंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पे एक्ट जो यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, कल ये बात मैंने बताई थी आपको। ऑल कैश ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पे अमाउंट आ गया जो क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। मोर देन 10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी और सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कनेक्टेड जिसकी जो वैल्यू है, इंडिविजुअल वैल्यू तो ₹10 लाख है, लेकिन जब वो टोटल में देखा जाएगा तो वो 10 लाख पे आता है। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन लेकिन उनका सम 10 लाख आ रहा है, तो उसको भी आपने ऑब्जर्व करना है।
ऑल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग रिसीट बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है जो एनजीओ में पैसा आता है, इसको भी बहुत ध्यान में रखना है, और वो भी 10 लाख से ऊपर या उसकी इक्विवेलेंट फ्रीक्वेंट करेंसी है। ठीक है, अब बात आती है रिकॉर्ड कितना रखना है। तो रिकॉर्ड के लिए है एटलीस्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। 5 ईयर तक का रिकॉर्ड आपको जरूर रखना है। ऑल नेसेसरी रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल so as involved if necessary evidence of for prosecution of persons involved in। तो इसने बोला हुआ है कि जो ये है प्रोसिक्यूशन, यानी जब उसका अभियोजन या जब उस पर केस चलता है तो उस समय पर एविडेंस की तरह वो यूज होते हैं। बैंक should also preserve all record pertaining to the identification of customer obtained while opening the account for at least 5 year after the business relationship is ended। अब यहाँ पे देखो खास बात आ गई है, ये आपने मान लिया अकाउंट क्लोज किया, उसके बाद भी 5 ईयर तक रखना है। लेकिन अगर आपने अकाउंट क्लोज नहीं किया तो एसएस कार्ड जब तक उसका अकाउंट चलेगा तब तक, और अकाउंट बंद होने के भी 5 साल बाद तक रखना है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये अकाउंट, जो अकाउंट का एसएस कार्ड वाला जो केवाईसी टाइप का डॉक्यूमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए बोला हुआ भैया आपको क्या करना है, एक नेसेसरी इस्टेब्लिश करना है अप्रोप्रिएट फ्रेमवर्क जो आपके प्रॉपर मैनेजमेंट ओवरसाइट सिस्टम कंट्रोल एंड अदर रिलेटेड मैटर को कवर करता हो, ऐसा फ्रेमवर्क बनाना है आपने। ठीक है, बैंक का जो इंटरनल ऑडिट कंप्लायंस है वो केवाईसी एएमएल पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। will provide an independent evaluation of the same including legal and regulatory requirement। Concurrent and internal auditor shall specifically check and verify the application of, कि वो KYC AML का जो प्रोसीजर है उसका एप्लीकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखेंगे। ठीक है, एट द ब्रांच द कंप्लायंस इन दिस रिगार्ड विल बी प्लेस्ड बिफोर द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड एट। अब ये भी क्वेश्चन आ गया कि जो कंप्लायंस होंगे उसके ऑडिट कमेटी जो है बोर्ड है उसको क्वार्टरली इंटरवल पर उसको सबमिट करना है। ठीक है, और जितने भी स्टाफ है उनको केवाईसी स्टैंडर्ड एएमएल की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराने का काम बैंक का है। ठीक है, अब आया प्रिंसिपल ऑफिसर मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिसर एक पोस्ट आ गई है। ठीक है, बैंक विल डेजिग्नेट ए सीनियर ऑफिसर एज प्रिंसिपल। तो बैंक में एक प्रिंसिपल ऑफिसर होगा जो क्या करेगा, रेस्पॉन्सिबल होगा इस चीज के इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस विद द पॉलिसी। द इलस्ट्रेटिव ड्यूटीज विल बी एज फॉलोज। क्या क्या होंगी उसकी, ये प्रिंसिपल ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी होंगी, क्या वो करेगा। तो कंप्लायंस करने के लिए उसने एक प्रिंसिपल ऑफिसर रखा हुआ है। मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बैंक केवाईसी एएमएल पॉलिसी, रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड अंडर द लॉ। जो भी लॉ के अकॉर्डिंग है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करेगा। ठीक है, मेंटेनिंग लाइजेंस विद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो भी जैसे ईडी होता है, सीबीआई होता है या आपका पुलिस होता है, तो इनसे लाइजनिंग का काम भी यही करेगा। कहीं कोई रिपोर्टिंग करनी, कहीं पता लगा कुछ खबर आ गई कि ये गड़बड़ हो रहा है तो उसको देखेगा। ठीक है, एंश्योरिंग सबमिशन ऑफ पीरियडिकल रिपोर्ट्स टू द टॉप मैनेजमेंट को। तो प्रिंसिपल ऑफिसर के फंक्शन समझ में आ गए आपको। प्रिंसिपल ऑफिसर बैंक का एक ऑफिसर होगा जो पूरे कंप्लायंस को देखेगा, इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करेगा, मेंटेन करेगा लाइजनिंग ऑफिसर से, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनसे लाइजनिंग करेगा, और जो भी पीरियडिकल रिटर्न है उनको सबमिट करेगा। ठीक है, अगला पोस्ट आया डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। हाँ, तो अगला पॉइंट आ गया डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। ये आपकी पुरानी बुक में ये चीज नहीं है, देखो येलो कलर से लिखी हुई है। तो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, अभी तो प्रिंसिपल ऑफिसर की बात हुई थी, अब बात हुई है डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। एवरी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज टू डेजिग्नेट अ पर्सन टू इंश्योर ओवरऑल कंप्लायंस विद द ऑब्लिगेशन इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 4 ऑफ पीएमएलए एक्ट एंड द रूल्स। दिस पर्सन शैल बी द मैनेजिंग डायरेक्टर। अब देखो यहां पर आप देखिए
एक तो उसने बोला प्रिंसिपल ऑफिसर, अब उसके बाद डेजिग्नेटेड डायरेक्टर, यानी उस प्रिंसिपल ऑफिसर के बाद भी एक डायरेक्टर जो आपके बोर्ड का होगा उसको डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बोला हुआ है, ठीक है। और वो कैसे, कौन से जो भी ऑब्लिगेशन इम्पोज होंगे इस एक्ट में चैप्टर 4 में वो सब फॉलो करने हैं उसे, ठीक है, ठीक है। एक तरह से ओवरऑल कंप्लायंस की बात आ गई हमें। द मैनेजिंग डायरेक्टर or a whole-time director duly authorized by the board if the RE का मतलब क्या है, registered entity is नहीं सॉरी regulated entity is a company। तो अगर वो कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, ठीक। द मैनेजिंग पार्टनर इफ द रियल, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो रेगुलेटेड एंटिटी का मैनेजिंग पार्टनर जो है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो खुद प्रोप्राइटर, अगर ट्रस्ट है तो मैनेजिंग ट्रस्टी जो है उसका, और अ पर्सन और इंडिविजुअल एज द केस में बी हु कंट्रोल एंड मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी इफ द रेगुलेटेड एंटिटी इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और अ बॉडी इंडिविजुअल। तो जितने टाइप के हमने अकाउंट पढ़े थे कि अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से टाइप हैं, तो उन सभी के लिए उसने बताया कि कौन सी तरह की कंपनी में कौन जो होगा प्रिंसिपल डायरेक्टर होगा, ठीक है। अ पर्सन हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट डेजिग्नेटेड एज ए डेजिग्नेटेड डायरेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी के मामले में उसने बोला जो सीनियर मैनेजमेंट में, सीनियर मैनेजमेंट या कोई डेजिग्नेटेड पर्सन होगा उसको डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन, अब यहां ये बोलता है कि आपके क्या क्या ऑब्लिगेशन है, आपको कैसे कैसे रिपोर्टिंग करनी है मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें सेक्शन 11 में इसने बोला हुआ है कौन कौन सी रिपोर्टिंग कहाँ होगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, सिंपल सा है, बहुत बार पूछा गया है कि आप जो रिपोर्टिंग करेंगे वो डायरेक्टर FIUI आई का मतलब यहाँ पे इंडिया हो गया, FIU इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि RBI में होती है, RBI में इसका एक डायरेक्टर है, उसको आप भेजेंगे, ठीक है। Beside obligation verification of identity customer and their beneficial owner, record keeping and preservation in the fund related to the transaction। तो अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली बात होती है CTR, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो कैश ट्रांजेक्शन में सिंपल बोला हुआ मोर देन 10 लाख के कोई भी ट्रांजेक्शन या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी, या कोई सीरीज है जिसमें वैसे तो कम का अमाउंट है लेकिन उसकी जो वैल्यू है ओवरऑल वो क्या है 10 लाख से एक्सीड हो रही है, कब, विद इन ए मंथ, ठीक है। ये दोनों चीज की रिपोर्ट होगी। और इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फॉर बिलो 50,000 आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन CTR। तो CTR में 50,000 से कम के ट्रांजेक्शन नहीं इंक्लूड किए जाएंगे। द कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट फॉर ईच मंथ शुड बी सबमिटेड टू, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कब सबमिट होती है। तो ये रिपोर्ट है वो हमारी CTR कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट 10 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन या छोटे ट्रांजेक्शन जिनका सम 10 लाख होता है एक महीने के अंदर, उनको जो है 15 तारीख तक, अगले वाले महीने की 15 तारीख तक आपको क्या करनी है, सबमिट कर देनी है, ठीक है। अब कैश ट्रांजेक्शन तो बहुत सिंपल हो गया। अब दूसरा आता है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, मतलब आपको शक हो रहा है किसी ट्रांजेक्शन में, ठीक है। तो क्या इफ द आर रीजनेबल ग्राउंड आपको पास होना चाहिए कि ये जो काम हो रहा है नॉट बोनाफाइड, यानी ये इसके लायक नहीं है या ये सही आदमी काम नहीं कर रहा, तो उसको आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट को करेंगे। और ये विद इन 7 डेज, ये विद इन 7 डेज है जब आप किसी को सस्पेक्ट सोच लेंगे वेदर कैश और नॉन, और इस मामले में कोई भी ट्रांजेक्शन और ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इंटीग्रली कनेक्टेड आर टू बी सस्पिशियस नेचर। तो इसमें आप किसी भी तरह का वो कर सकते हैं, ठीक है। इवन ट्रांजेक्शंस दैट आर अटेम्प्टेड बट अबेंडन्ड
इफ इट इज ऑफ सस्पिशियस नेचर आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्ट। तो उसमें क्या है, कई बार क्या होता है, इसने कहा है कि अटेम्प्ट किया गया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट अबेंडेड मतलब अटेम्प्टेड बट अबेंडेड मतलब शुरुआत करी उस ट्रांजेक्शन की लेकिन वो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हुआ, किसी भी कारण से रुक गया, तो वो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आएगा। ठीक है, और इसको भी रिपोर्ट आपने करना है। कब करना है? STR में करना है। कब करना है? विद इन 7 डेज, जिस दिन आपको लगेगा कि ये ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है। ठीक है, और ट्रांजेक्शन कंसीडर टू बी सस्पिशियस क्या कब होता है? गिव्स राइज टू ए रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशियन that may involve the proceeds of an offense, कोई अपराध specified in the schedule of the act regardless of the, अगर उस एक्ट में कोई भी ऐसा ऑफेंस किया किसी ने जिसमें इस तरह की ऑफेंस इन्वॉल्व है जो कि शेड्यूल ऑफ द एक्ट में दी गई हैं, तो आप किसी भी वैल्यू का होगा तो उसे भी रिपोर्ट करेंगे। appears to be made in circumstances of unusual or unjustified, कुछ ऐसा अनयूजुअल और अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रांजैक्शन है उसको आप रिपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा जो लगता है कि ये इकोनॉमिक रेशनल नहीं है, मतलब एक बहुत गरीब आदमी है और वो 2 करोड़ रुपए कहीं डाल ले जा रहा है या बोनाफाइड पर्पस नहीं है, तो उसको आप करेंगे। गिव्स राइज टू ए रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन that it may involve financing of the activities relating to tariff, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है may involve, ये पैसा वहां शामिल हो सकता है। तो 2 तरह की रिपोर्ट हो गई। अब आई अगली रिपोर्ट जो पुरानी बुक में नहीं है, कौन सी वाली? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजेक्शन, यानी आप ओवरसीज में कोई वायर ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस मामले में बोला हुआ इसने कि मोर देन 5 लाख रुपीज और इट्स इक्विवेलेंट। तो मतलब क्रॉस बॉर्डर अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 5 लाख से ऊपर वाले सब रिपोर्ट होंगे। ठीक है, और इसकी रिपोर्टिंग कब है? 15 तारीख। ठीक है, अभी इसको एक बार रिवाइज भी करेंगे हम सब आपके साथ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने बोला था NGO टाइप के, तो NGO में भी बहुत पैसा आता है, तो इसमें भी क्या बोला हुआ? ₹10 लाख वाला और इक्विवेलेंट वाला बोला। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, इसकी भी डेट अगली तारीख 15 है। ठीक है, अगला है काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट करेंसी होती है जो फोर्ज नोट के नाम से आप जब्त करते हैं। ठीक है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन वेयर फोर्ज्ड और काउंटरफीट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स हैव बीन यूज्ड एज जेन्युइन or where any forgery of valuable security or document has been taken place, facilitating the transaction are required to be reported। तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें करेंसी जो है फोर्ज है, काउंटरफीट है, या बैंक का नोट है जिसको जेन्युइन नहीं लग रहा, कुछ फोर्जरी का लग रहा है, उन सबको आपको रिपोर्ट करना है, उसको काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट कहते हैं। और ये भी 15 तारीख अगले महीने में FUIIND को दी जाती है, इसको CCR बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपके माइक खोल रहा हूं, अब हम बात करेंगे। हाँ जी, बोलिए। सर एक बार फिर से वो बताइए ना पूरा। वो तो मैं करूंगा पूरा, वो जो रिवाइज करना चारों चीजों को, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है आपके सिंपल प्रमोशन वाले में से भी, पिछली बार JIB में क्वेश्चन से आया भी था जो ये रिपोर्टिंग का आया था 7 आया डेज था। वाला। देखो पिछली बार बता रहे हैं कि एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और 7 डेज क्यों आया था पता है? नहीं, क्योंकि बाकी सब में तो 15 दिन है। हाँ उसमें कम था इसीलिए आया था उसका। इसलिए आया था। ठीक है, चलो फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले CTR की बात है, 10 लाख और उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन, या 10 लाख के ट्रांजेक्शन जो कई सारे हुए हैं 1 महीने के अंदर, अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो। ठीक है, और इसमें बोला हुआ एक बात इसने, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन फॉर बिलो 50,000 आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब 50,000 से छोटे वाले कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा बोलता है सर ये कैश ट्रांजेक्शन 15 रिपोर्ट, मंथ मतलब कि नेक्स्ट मंथ को 15 को क्या चीज? हाँ 15 सारी रिपोर्टें नेक्स्ट 15 को है, केवल एक चीज को छोड़ के, STR को छोड़ के। STR तो जब भी आपको सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑब्जर्व हो जाएगा उसके 7 दिनों के अंदर आपको
वहां करना है, बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें जैसे 4 ऑप्शन है ना, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन थोड़ा दाएं बाएं करके पूछ ले, क्योंकि आपको पढ़ने में भी टाइम लगना चाहिए ना, वो इस तरह की चालाकी करता है। ठीक है, और जो क्रॉस बॉर्डर में है, ये ध्यान रखना, ये 5 लाख है क्रॉस बॉर्डर में, ये जो बाकी सब में 10 सस्पिशियस वाली लाख है। सर बोले 7 डेज मंथ एंड के 7 डेज या ऑकरेंस के 7 डेज, थोड़ा और एक बार देखिए ना please। अकरेंस अकरेंस अकरेंस, ये वाला STR जो है अकरेंस है। जब आपके नोटिस में आए, ये लिखा कंक्लूजन, कंक्लूजन दैट ट्रांजेक्शन, मतलब जब आपको लगे कंक्लूजन में कि आप मान लें कि ये गड़बड़ है, अच्छा उसके जी, 7 दिन के अंदर। ठीक है, सर ये फॉरेन करेंसी का वायर ट्रांजैक्शन में अमाउंट 5 लाख उसी को कन्वर्ट करके होगा या 5 लाख उसका फॉरेन करेंसी होगा? इक्विवेलेंट है। उसने कहा अगर इंडिया के आपके अकाउंट से डेबिट 5 लाख हो रहे हैं तो वो, और आपने कहा कि जो है 5 लाख के हिसाब से कितने डॉलर हो जाएंगे, करीब 6,000 डॉलर हो जाएंगे। तो अगर आप $6,000 वो कर रहे हैं ट्रांसफर, तो वो इक्विवेलेंट 5 लाख, 5 लाख या उससे ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा या उस फॉरेन करेंसी में वो अमाउंट अगर हो रहा है तो क्रॉस बॉर्डर है। लेकिन इसकी रिपोर्ट अगली 15 तारीख तक जाएगी। ऐसी नॉन प्रॉफिट यानी एनजीओ से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के बारे में बात आई, उसकी भी 15 तारीख को जाएगी, और ये भी 10 लाख से ज्यादा वाला है। काउंटरफिट करेंसी की बात आई, तो इसमें भी इसने तो सीधे सीधे बोला हुआ, इसमें अमाउंट की बात नहीं है, ऐसा सिंपल बोला हुआ कि अगर फोर्स नोट काउंटरफिट करेंसी की कोई ट्रांजेक्शन आते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, उसमें वो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट हैज टेक प्लेस फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्डेड। तो ऐसे जब काउंटरफिट या फोर्स करेंसी की रिपोर्ट होगी तो वो भी जाएगी अगले महीने की 15 तारीख। इसमें अमाउंट की बात नहीं आई है। लेकिन ये ठीक सर है, 4 नोट तक है, अगर 4 नोट से ज्यादा हो तो इमीडिएट भेजना पड़ता है, कंप्लेन करना पड़ता है। अच्छा, इन्होंने एक एडिशनल जानकारी दी है कि अगर 4+ नोट होंगे तो इमीडिएट। पुलिस रिपोर्ट कितने में करनी पड़ती है? तो वही 5 से ऊपर हाँ, वो इमीडिएट होना चाहिए। वो पुलिस रिपोर्ट की बात आ जाती है वहां पे। ठीक है, जी। क्लियर है। और कम नोट होंगे तो आप अगले महीने की 15 तारीख को करेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आया आपका। मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर, ठीक है ना, तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या कर रही है ना कि उसके कंपनी में मान लीजिए 5 एम्प्लॉइज है, हम्म तो एक एम्प्लॉय के अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर किया, उसको फिर विड्रॉ कर हम्म लिया, फिर हम्म अनदर एम्प्लॉय के अकाउंट में 20 लाख ट्रांसफर किया, उसको विड्रॉ कर लिया, हम्म इधर से 5 एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर करके विड्रॉ कर लिया सर। सो इस ट्रांजेक्शन को कहाँ पे करना है सर, वो कंप्लेन? STR में। STR में? सस्पिस में क्यों सर, CTR में करेंगे ना, सस्पिस नहीं, CTR में सम नहीं बन रहा ना 10 लाख। वो कैश ट्रांजैक्शन है, वो जमा वाला। 20 लाख क्या है ना सर, उसके अकाउंट में 20 लाख RTGS आ रहा है, ठीक है ना, हाँ, वो फिर विड्रॉ कर लेता है। ये एक्चुअली 1 ईयर में 20 लाख से लिमिट है हम लोग के बैंक में। अच्छा 20 लाख है। हाँ, उसके बाद TDS डिडक्ट होता है सर। अगर 20 लाख से अच्छा कुछ, अच्छा, अगर मैं वो अगर तो मैक्सिमम 20 लाख से वो नेफ्ट करके RTGS करके विड्रॉ करता है सर एम्प्लॉय के अकाउंट से। हाँ तो देखो, ये ब्लैक मनी है सर या फिर? हाँ ये ब्लैक मनी को वाइट बनाने का तरीका है, ओके क्योंकि वो ओके ओके। इंडिविजुअल जिस आदमी के पास 20 लाख आ रहा है ना, वो 20 लाख रुपए एक तरह से वो वाइट हो गया हो, क्योंकि 20 लाख रुपए कोई आदमी जस्टिफाइड कर देता है किसी भी तरह से कि रिश्तेदार से लिए, ऐसा था वैसा था, कुछ भी बहाने बना के वो लेकिन करता सर है। उसको नगद जमा करके करेगा तब तो, वैसे अगर नगद ऐसे ट्रांसफर में आ रहा है तो ट्रांसफर वो तो 10 लाख RTGS के आ से रही ऊपर है हो सर गया ना, उसके चाहे अकाउंट में। ट्रांसफर हो चाहे कैसे ही हो। ट्रांसफर एंट्री में कितना अमाउंट था? 10 लाख से ऊपर। सर बोलिए बोलिए। 10 लाख ही है सर। 10 लाख है, अगर 50,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मिला सकते हैं। हाँ सर वो मतलब अगर वो सर वो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन है, NEFT वगैरह नहीं, तो आप सिर्फ STR में ही डाल सकते हो।
हाँ, कैश के लिए सही कह रही है मैडम कि यहाँ जो है कैश ट्रांजेक्शन में तो सिर्फ कैश की बात आई है, लेकिन सस्पिशियस में कैश नॉन कैश दोनों बोले हुए हैं उसने। ये लिखा है ना, वेदर कैश और नॉन कैश। सर सस्पिशियस में वो भी तो देखेंगे सामने वाला का क्रेडिबिलिटी क्या है। हाँ वही तो देखना नहीं है। तो ये जो आपने बात बताई क्रेडिबिलिटी ना, नहीं है तो वो सस्पिशियस है। नहीं जो आपने बात बताई है बिल्कुल सस्पिशियस है, लेकिन अब होता क्या है बताएं कि ब्रांच में भी पंगा कहाँ लेते हैं। करेक्ट। उन्होंने कहा छोड़ मार गोली, कौन देख रहा है। दैट इज नॉट आवर वर्क। हाँ, क्योंकि अब है सस्पिशियस, वो बिल्कुल सस्पिशियस है, लेकिन आप भी कहते हो अब जब बाद में पकड़ में आएगा तब आप देखा जाएगा फिर, है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे अब जो कुछ बातें आ रही हैं, जो अभी कुछ चेंजेस हुए थे एज सेविंग बैंक वाले में, उस पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सेविंग बैंक अकाउंट। तो सेविंग बैंक में क्या है, एक तो यहाँ पर आया कि इसमें जो है इंटरेस्ट की बात आई। तो इंटरेस्ट आप लोग कब दे रहे हैं? क्वार्टरली सर। तो उसने बोला हुआ है एटलीस्ट क्वार्टरली। मैंने सुना कुछ महीने मंथली भी दे रहे हैं। नहीं सर। सर प्राइवेट बैंक देता है। हाँ, प्राइवेट बैंक दे रहा है। ठीक है, दिखाने के लिए कि हम तो मंथली देते हैं, लेकिन वो देता कंपाउंडिंग तो हाफ ईयरली करता है ना। ठीक है, एसबीआई भी अकाउंट में हर महीना कुछ कुछ मतलब 9-10 रुपए ऐसे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सस्पिशियस तो नहीं है? पता नहीं, वो भी हो सकता है। हो सकता है एसबीआई भी दे रहा हो। ठीक है, द बैंक कस्टमर कैन विदड्रॉ अमाउंट आइदर बाय चेक विड्रॉ। ये तो सिंपल बात है। ठीक है, इधर थोड़ा सा देख लो, नंबर ऑफ विड्रॉल्स, इसके लिए भी क्या करा है, बाय ईच बैंक, अपने अपने बैंकों ने अपने रूल बना रखे हैं। ठीक है, मिनिमम बैलेंस इज टू बी मेंटेन, वो भी अलग अलग बना रखे हैं। ठीक है, हाउएवर इन द केस ऑफ स्मॉल अकाउंट एंड बेसिक सेविंग अकाउंट, मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड इज नॉट एप्लीकेबल, इनके लिए नहीं एप्लीकेबल है। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, जो ये जनरली मंथली बैलेंस का है, एवरेज बैलेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मेरा बैंक तो वो जैसे ही बिलो होता है कभी भी तो ही काट लेता है। मतलब एक बार भी अगर 1000 से कम आता है तो काट लेता है, क्योंकि शायद सॉफ्टवेयर उतना स्ट्रांग नहीं है। लेकिन यहाँ जो है मिनिमम एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसमें ऐसा है कि एक दिन उसका 10,000 रहा, फिर उसके बाद उसका 100 रुपये रहता है कई दिनों तक, फिर एक दिन उसका 20,000 हो गया। तो ये जो 10,000 या 20,000 है, इसको डे में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डे में डिवाइड करके देखते हैं कि मिनिमम एवरेज बना या नहीं बना। अगर आपने 500 रुपये एवरेज रखा हुआ है तो आपका 500 इंटू 30, और इधर जो है 10,000 रुपये 6 डे था, 100 रुपीज 10 डे था, 20,000 रुपीज आपका 14 डेज था। तो आप इन सबको ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। 10,000 6 दिन तक रहा, 100 रुपये 10 दिन तक रहा, और 2,000 रुपीज 14 डेज तक। तो इनका जो सम आएगा वो इसके मल्टीप्लाई से ज्यादा अगर है तो चलेगा, चाहे कितने भी दिन उसका 100 रुपये रहा हो। ये बात समझ में आई? रिकॉर्डिंग आ गया सर, रिकॉर्डिंग। ये बात समझ में आई? जी सर। सर और एक बात इसमें बताएंगे, जो सेविंग अकाउंट में देते हैं इंटरेस्ट, उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं? कौन सा, कोई बोल रहा था कि 7 तारीख से 30 तारीख तक जो होता है उसी हिसाब से देते ठीक है, हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पहले होता था ऐसा, पहले 10 तारीख से मंथ के लास्ट तारीख में जो भी मिनिमम बैलेंस होता था उस पे इंटरेस्ट मिलता था। फिर बाद में करीब 10 साल हो गया, कि 10 साल से ज्यादा हो गया, कि अब आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट पर डे के हिसाब से कैलकुलेट हो गया, डेली वाइज, जैसे लोन में मिलता है। ठीक है, आगे अगला पॉइंट आया बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट with a view to making the basic banking facility। इसमें क्या किया, सीधे मटन कॉइल चलाओ, मटन कॉइल बोला हुआ मच्छर करते on account of basic account no frill account। तो बंद हो जी।
ठीक है, सच अकाउंट्स बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। तो उसमें क्या क्या चीजें फैसिलिटी है देखो, मॉर्टिन जला रहा है सर वो। पता नहीं लग पा रहा मुझे। मॉर्टिन जला रहे थे ना। मॉर्टिन जला रहे थे। मच्छर काट रहा है उनको। चलो जी, हाँ इसके फीचर की बात आती है। तो पहली बात आता है मिनिमम बैलेंस कोई नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा कहता है कि डिपॉजिट और विड्रॉल चाहे बैंक में करे चाहे एटीएम से करे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चेकबुक का नाम नहीं है, है? नहीं है सर। ठीक है। रिसीट क्रेडिट मनी थ्रू कैसे भी भेज सकता है। अकाउंट बोल्ड परमिटेड क्या, 4 विड्रॉल इन अ मंथ, चाहे वो एटीएम से निकाले चाहे विड्रॉल से निकाले, ठीक है। एटीएम दे सकते हैं हम उसको। और फ्री ऑफ चार्ज एंड नो चार्ज वुड बी लेविड ऑन नॉन ऑपरेशन एक्टिवेशन। कई बार नॉन ऑपरेटिव हो जाता है तो एक्टिवेशन में बैंक कितना रुपया चार्ज करता है, वो जो भी अलग अलग है, ठीक है। तो उसको हमने नॉन बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट बोला, ठीक है। बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो आपका स्मॉल अकाउंट है उससे लिबरल है या टफ है? टफ है सर। टफ है। सबसे हल्का अकाउंट कौन सा है? जो स्मॉल अकाउंट है उसमें तो आपका ओवीडी नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका ओवीडी लिया जा रहा है। जैसे ऐसा कुछ मान लीजिए कि जैसे उस स्कूल के बच्चों का अकाउंट है या किसी को कुछ सब्सिडी आता है उसका अकाउंट है, ये उस तरह का अकाउंट है, ठीक है। इसमें रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा है पर जीरो बैलेंस में खुल जाता है। इसमें कितने बैलेंस में खुलता है? जीरो बैलेंस में, ठीक है। चलो आगे देखो। टर्म डिपॉजिट में कुछ बताने की बात नहीं है, केवल एक नया रूल जो आ गया है, जो इंटरेस्ट है 40,000 और सीनियर सिटीजन के मामले में 50,000 तक आपको अब टीडीएस नहीं कटेगा। जो टीडीएस कटता है ना, पहले 10,000 रुपये कट जाता था, अब नहीं कटेगा। और टीडीएस का रेट क्या होगा? 10%। अगर आप पेन नहीं देंगे तो कितना होगा? 20%, ठीक है। 2 फॉर्म का नाम दिया है उसमें, 15G और 15H। कोई बताएगा 15G किन के लिए है और 15H किन के लिए है? 15 सीनियर के लिए सर, 15 जनरल पब्लिक। 15G नॉर्मल और 15H सीनियर सिटीजन, ठीक है, ठीक। अच्छा हाँ, कोविड में एक चीज हुआ था, हालांकि वो टाइम चला गया, कि टीडीएस का रेट 25% लेस कर दिया था। अब कैसे समझिए कि पहले अगर 10% टीडीएस कटता था तो कोविड के दौरान कितना कटा? 25%। 7.5। ठीक है। और ऐसा ही टीसीएस होता है। टीसीएस जानते हैं क्या होता है? नहीं सर। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। कलेक्शन एट टीसीएस लगता है जब आप कोई चीज परचेज करते हैं। और टीडीएस कब लगता है? जब आपको कुछ मिल रहा होता है। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जो मोर देन 10 लाख की कार है उसमें टीसीएस कटता है। तो कंपनी क्या करती है आपसे कि आपका जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे में टीसीएस जो है भी लेती है आपसे टीसीएस भी ले रही है और वो काट के आपके पेन में डाल देती है, आपसे बाद में क्लेम करते हैं, ठीक है। चलो और इसमें कोई बात, हाँ सीनियर सिटीजन की एज क्या है? 60 years, more than 60 years। 60 years, ठीक है। अच्छा एक और बात, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फॉर्म 15H कैन बी सबमिटेड बाय इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ, तो ये तो सीनियर सिटीजन के लिए हो गया। लेकिन 15G नॉर्मल के लिए भी और HUF के लिए भी। HUF के लिए भी कौन सा फॉर्म है? 15G। जी, ठीक है। टर्म डिपॉजिट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको उसका पेमेंट लेना ही होगा। 20,000 से ऊपर का होगा तो कैश पेमेंट नहीं किया जाएगा।
ठीक है, 20,000 तक ही आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आपको अकाउंट में करना पड़ेगा। ठीक है। नॉर्मल चीजें मैं नहीं रिवाइज कर रहा हूं बिल्कुल भी, आपको पता है। ठीक है। हाइब्रिड डिपॉजिट या फ्लेक्सी डिपॉजिट में क्या होता है, आपका अमाउंट जो होता है वो अमाउंट में से कुछ अमाउंट क्या बन जाता है, एफडी बन जाता है, और जब आप एटीएम से निकालते हैं तो विड्रॉल भी हो जाता है। ये लिखा हुआ है, वंस द क्वांटम ऑफ डिपॉजिट इन सेविंग बैंक क्रॉसेस अ प्री एग्रीड लेवल। आपने कहा जैसे ही 20,000 से ज्यादा हो जाए, 20,000 से ज्यादा हो जाए, तो मेरा एक 1 ईयर का या 2 ईयर का एफडी बना देना, वो अपने आप बना लेता है। इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल करंट सेविंग अकाउंट है, इसी को स्विफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं क्या? स्वीप अकाउंट, स्विफ्ट हाँ फैसिलिटी। हाँ, ऑटो स्वीप फैसिलिटी। और एसबीआई में इसका नाम मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम होता है, अलग अलग नेम होते हैं इसमें। ठीक है। ओके सर। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि पेड बिफोर मैच्योरिटी एंड हेंस द अमाउंट ऑफ द रिवर्स स्वीप अर्न लोअर। अब देखो इसमें कैसे होता है, थोड़ा सा बता रहा हूँ। 50,000 का किया आपने, ठीक है, 10 दिन बाद 5,000 निकल गया, फिर 20 डे बाद 10,000 निकल गया। ठीक है, तो जैसे ये पहला वाला 10 दिन में निकला ना, तो 5,000 का 10 दिन का जो रेट होगा वो इंटरेस्ट मिलेगा आपको। फिर ये 20 डे तक 10 का मिलेगा, और जो अमाउंट लास्ट तक चलेगा उस पे एग्रीड टर्म पे मिलेगा। ठीक, ये एनआरओ एनआरई वाले पूरा हमने बहुत बढ़िया क्लास लिया था। एफसीएनआरबी भी बिल्कुल हो गया। चलो, ये अदर सर्विसेज की बात आती है, तो आईपीओ या फॉलो पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर। सर वो हाइब्रिड डिपॉजिट रह गया, वो क्या है? जो मैंने बताया ना, जो आपके सेविंग बैंक में ज्यादा अमाउंट हो जाता है, उसमें से कुछ अमाउंट बढ़ के आपका एफडी बन जाता है। हाँ, ओके ओके ओके। ठीक है। उसमें एफडी और सेविंग बैंक दोनों के प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, मर्चेंट बैंकिंग के बारे में हालांकि पहले बता दिया, तो फिर भी बता दें कि मर्चेंट बैंकर जो होते हैं वो एक इंटरमीडियरीज की तरह काम करते हैं, जो कि कैपिटल को जिनसे एक तो यूज करने वाले होते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, मर्चेंट बैंकर। हाँ, क्या काम करते हैं देख लीजिए, ये टेक्निकली बात है कि वो सेबी या आरबीआई से अप्रूवल लेते हैं, मतलब पूरा प्रोसेसिंग का काम करते हैं। किस समय पे आईपीओ आएगा उसकी वो करते हैं। अंडरराइटिंग और आईपीओ, अच्छा अंडरराइटिंग के बारे में बताएंगे, आईपीओ में क्या होता है अंडरराइटिंग, कोई बता सकता है? सर आईपीओ का पूरा प्रोसेस, जो गाइडलाइंस जो बनाते हैं, कैसे आईपीओ आएगा, कैसे क्या होगा? नहीं, उसका जितना वो शेयर होगा उसका वो खरीद लेता है, जितना बिकेगा, बाकी बचेगा उसको अपना वो रखता है मर्चेंट बैंकर। हाँ, ये सही बात होती। ऐसा होता है ना कि जैसे कोई 5,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है, तो जो मर्चेंट बैंकर होता है इसका अंडरराइटिंग कर लेता है कि मैं सारा ले लिया, पता लगा उसमें 4800 सेल हो गया, तो 200 वो लेगा, मतलब कंपनी को पूरा 5,000 करोड़ देगा। ठीक है, वो जो है रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट भी वही तय करता है। ठीक है, और उनकी क्या उनको पैसा मिलेगा वो भी तय करता है। अभी ऐसे होता है ना सर, अगर आईपीओ सब्सक्रिप्शन 75% तक होता है तभी वो माना जाता है, अगर उससे कम हुआ तो फिर मानते नहीं है, वो फिर कैंसिल हो जाता है। वो 90% नहीं है, नहीं 75%। अभी पेटीएम का 79 पॉइंट कुछ हुआ था, तो वो भी हो गया।
अच्छा, पेटीएम का 79% हुआ था, फिर जी। भी एग्री हो गया। एग्री एग्री वही बता रहे थे कि 75% से ऊपर होता है तो हो जाता है। पता नहीं, मैं तो क्लास में 90 पढ़ाता हूँ, अभी ये चेंज हो गया क्या? उधर एक एजुकेशनल है जो पढ़ाते हैं, वही बता रहे। नहीं नहीं, हो सकता है, लेकिन मैं अभी तक लास्ट क्लास जब ली थी, किसी ने लिया था शेयर मार्केट का क्लास, वो कैपिटल मार्केट का, हाँ लिए थे उसमें मैंने 90 पढ़े थे 90% उस दिन तो अपन। हाँ तो रुक जाओ एक सेकंड ना, इसमें तो 90 ही दिखा हुआ है। मैं सर वो देख के आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा नहीं नहीं, वो आप तो हाँ? रियल एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ वो रियल वाली आप बात। तो रियल एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर भी मनी कंट्रोल भी 90 लिखता है, ये सब वेबसाइट है ना। जी जी। सर इसमें एक चीज अपन वो भी तो देख सकते हैं भाई, पेटीएम का आईपीओ कितना गया है। 25% लिख रहा है सर होल्डिंग। 1.89% था वो। ये देखिए, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल पब्लिक होल्डिंग है 25% फॉर, नहीं ये तो कुछ और है। पेटीएम वाला 1.89 था सर। 1.89, ये कौन ऊपर साइज 75 क्या लिखा है? मिनिमम ये लिखा हुआ है, देखो सुनो सुनो, ये बोलते हैं द हिंदू बोलते हैं, सेबीज नॉर्म्स, अब आ गया, देखो बात, सही बात आ गई, देखो इसको देखते हैं। और ये एक साल 21 अप्रैल 2020 का न्यूज है सेबी का, इसको जरा देखते हैं। एक तो अखबार में इतना ऐड इतना आ जाता है, पढ़ने का लेकिन ये न्यूज नहीं मिलता। कोविड के कारण तो नहीं किया सर, कोविड नहीं, कोविड का रिलेशन नहीं, नॉर्म चीज करने की बात है ना। ये देखो इसको, गो टू द सब्सक्रिप्शन आगा। ये कैसे हटेगा? हिंदू सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये है, इसको क्रॉस कर दीजिए ना। चलो अब देखिए, द सेबी has relaxed certain regulatory requirement related to the for company to raise a fund when the COVID-19 has made the secondary market increasingly volatile। और यहाँ पे also the minimum subscription requirement for make the issue successful has been lowered from earlier 90% to the, तो अब ये वाली बात इस तरह से है, Capital Market Regulator has said that any listed entity with a market capitalization at least 100 crore can use the fast track route for right issue। Earlier the basic limit was, तो एक तो राइट इशू की लिमिट जो है उसने 100 करोड़ कर दी है, ठीक है, पहले जो थी 250 करोड़ थी। दूसरा है, कंपनी दैट हैज लिस्टेड फॉर 18 मंथ कैन रेज फंड थ्रू द फास्ट ट्रैक। तो राइट इशू लाने के लिए उसे कितने साल, कितने महीने कम से कम एग्जिस्ट करना पड़ेगा? 18 मंथ। 18 मंथ अगर एग्जिस्ट करती है तो राइट इशू ला सकती है अपना, ठीक है, पहले 3 साल के लिए था ये। तो ये 4-5 पॉइंट है। क्या होता है? राइट इशू ये होता है जब कंपनी पहले से आईपीओ ले आती है ना, और उसे दोबारा से पैसा लेना होता है, वो होता है राइट एग्जिस्टिंग इशू। शेयर लेकिन होल्डर राइट से। इशू में, हाँ, लेकिन राइट इशू में क्या होता है, केवल वही लोग इन्वेस्ट कर पाते हैं जिसके पास पहले से कंपनी के शेयर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बोलते हैं भाई। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है, ठीक है। ओके। तो चलो थैंक यू, देखो ये चीज भी हमारी अपडेट हो गई है ना। यहाँ थोड़ा सा एक चेंज ये भी किया था, जब पेंडेमिक चल रहा था तो जो 6 मंथ की जो वैलिडिटी पीरियड होता है ना, किस चीज का, ऑब्जर्वेशन पीरियड जो होता है, तो उसने एक्सटेंड कर दिया बाय 6 मंथ। हु ऑब्जर्वेशन हैज बीन एक्सपायर्ड विल, मतलब जो जब ड्राफ्ट का जैसे किसी ने सबमिट किया तो कितने दिनों में ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म हो जाता था? 21 दिन, 21 डेज बताया था ना हमने। लेकिन हाँ। अभी क्या है कि इसकी वजह से 6 महीने तक भी उसका सेबी में रखा हुआ है,
तो कोई बात नहीं, क्योंकि बीच में कुछ काम नहीं हुआ ना, ऑफिस सब बंद हो गए थे उस दौरान, तो उसको दोबारा से सबमिट नहीं करना था। ठीक है, चलो वापस आते हैं वहां पर। तो अब यहाँ पे आए लीज फाइनेंसिंग क्या होती है। लीज फाइनेंसिंग देख लीजिए, नया टर्म है आपके लिए। ठीक है, दिस मीन्स लीजिंग आउट द कैपिटल परचेज ऑफ एसेट्स टू अनदर कंपनी अगेंस्ट मंथली रेंट। तो जहां पर किराया मिल रहा है आपको, हियर द फाइनेंस इज अरेंज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन विच डज नॉट एंजॉय द यूज ऑफ एसेट कॉल्ड लेसर। तो किसी ने अरेंज किए, लेकिन उस पैसे को अरेंज करके किसी को क्या दे दिया उसने, किराए पर दे दिए पैसे। ठीक है, कॉल द लेसर। द लेसर इज इंटाइटल्ड टू राइट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉस्ट अगेंस्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट अंटिल इट इज सस्पेंडेड, while the lessee is benefited in not investing capital cost plus lease expenses are permitted। कहने का मतलब उसे पूरे कैपिटल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट, मतलब कैपिटल कॉस्ट की तरह नहीं लेता वो पैसा किस तरह ले रहा है, रेंट की तरह ले रहा है। अगर कैपिटल कॉस्ट लेगा तो उसे क्या देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है। Lease can also be arranged on any existing freehold asset or long leasehold property by either mortgaging it or by selling it to the market price for leasing company। तो वो क्या करता है कि ऐसा भी करता है कि एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है, और या उसको बाय सेलिंग इट टू द मार्केट प्राइस टू ए लीजिंग कंपनी। This leasing company is a turn would lease it back to the seller to the asset on lease, thus benefited both। In a lease, the hirer of the equipment will not become the। तो सिंपल चीज है, जो एसेट्स हैं कंपनी के उनको किराए पर देना, और किराए पर जब देता है तो जो किराए पर लेने वाला है उसका कभी भी क्या नहीं होता है, ओनर नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक मनी में यहाँ कोई बात नहीं करेंगे हम। प्लास्टिक मनी में कौन से चैप्टर में बात करेंगे जरा बताइए तो। बोलिए, आईटी वाले में। कुछ ये देख लीजिए आप, क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ बोला हुआ है। दे आर आई नंबर ऑफ पार्टीज इन क्रेडिट कार्ड में कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले कौन है ये? सर एक इसमें एक चीज बताइएगा, चार्जेज वाला जो ये नहीं है, इसमें से संबंधित क्वेश्चन आया था पिछले बार। क्या चार्जेज वाला? जो ये चार्ज कार्ड नहीं दे रखा। हाँ नहीं, मैंने ऐसा बोला एक ये चीज हम पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे? आईटी में। आईटी में वो पूरे कार्डों के बारे में दिया हुआ, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चार कार्ड में वैसे ये होता है कि आप परचेजिंग करते रहते हैं तो वो इकट्ठा होके एक ही बिल आता है उसका, हर बार नहीं डेबिट वो नहीं तो होता। है, लेकिन कुछ बैक एंड चार्ज ऐसा कुछ अलग क्वेश्चन आया था, मतलब कोई डेप्थ में पूछा होगा उसने ना। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो इसने बोला क्रेडिट कार्ड बिजनेस में दे आर, ये क्या लिखा सबसे पहला नंबर? होल्डर, होल्डर तो है, इसकी स्पेलिंग क्या है? कैंट होल्डर कौन लिखे, कौन सा? कार्ड होल्डर। अब क्या लिखा है? कार्ड होल्डर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये नया शब्द कहाँ से आ गया? कार्ड ना, ना, होल्डर है। जब पर्सन और लिखा है उसका डेफिनेशन सही है, कार्ड होल्डर। हाँ, कार्ड हैज बीन इशूड। कार्ड स्ट्रिंग बैंक, कार्ड स्ट्रिंग बैंक सुनिएगा, द बैंक विच आइडेंटिफाइज द कस्टमर एंड इश्यू द कार्ड, दिस बैंक विल रेज ए बिल ऑन द कस्टमर एज पर द Card- एग्रीड बिलिंग कार्ड शेड्यूल। इशुइंग बैंक है सर, कार्ड इशुइंग बैंक। अच्छा, पूरा ही स्पेलिंग मिस्टेक कर रखा है। कार्ड इशूइंग बैंक का मतलब जो बिलिंग करेगा आपका। और फिर क्या है? मर्चेंट, क्या है फिर? मर्चेंट।
और फिर क्या, मर्चेंट बैंक और एक्वायरिंग बैंक। हाँ ये देखो सुनो, मर्चेंट तो हो गया जहां पर आप जिसके थ्रू यूज कर रहे हैं, जो आपका कार्ड लेने के लिए तैयार हो गया अपनी मशीन पे। अब ये आया मर्चेंट बैंक और एक्वायरिंग बैंक। वंस द कार्ड इज स्वाइप्ड ऑन द शॉप, द मर्चेंट विल सीक क्रेडिट फ्रॉम हिज बैंक। तो जैसे ही वो, इसको समझिएगा जरा, एक ये वाला क्वेश्चन भी आया था सर, मर्चेंट बैंक और एक्वायरिंग बैंक वाला। मैं तभी तो इसको इम्पोर्टेंस दे रहा हूं ना, क्योंकि ये वो टर्म्स है जिसको आपको सिंपल नहीं समझ में आता ना। एक बंदा शॉप में गया, ठीक है, उसने अपना कार्ड स्वाइप किया। तो जब कार्ड स्वाइप करता है तो इसने तो कार्ड दिया, लेकिन शॉप कीपर को कहीं से क्या आता है, मनी आता है। ये मनी जो दे रहा है उसको मर्चेंट बैंक या एक्वायरिंग बैंक कहते हैं। ठीक है, अभी और सुनिएगा। अब ये जो मनी इसने दिया, इसको मनी कौन देगा? इशूइंग बैंक। कार्ड जिस बंदे, इशूइंग बैंक वाला, कार्ड कंपनी, ठीक है, या इशूइंग बैंक। समझ में आ रही बात? द बैंक विच रिम्बर्स द मर्चेंट इज, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा। Once the card is swiped in the shop, the merchant will seek credit from his bank. The bank which reimburses the merchant, the bank which reimburses the merchant is known as the merchant bank or acquiring bank. यही तो बात है। यही तो बात हो रही है, लेकिन मर्चेंट यहाँ को थोड़ा देता कंफ्यूज कर दिया। हाँ ठीक है, बैंक विच रिम्बर्स द मर्चेंट। हाँ, तो मर्चेंट को जो पेमेंट दे रही है। हाँ, और सर जो मर्चेंट का जो मशीन होगा ना, वो बैंक मर्चेंट को पेमेंट देगा। हाँ, और उसको जो पेमेंट देगा, जो मर्चेंट को पेमेंट देगा, वो बैंक बोल रहा है। सर मर्चेंट तो शॉपकीपर ही हो गया। शॉपकीपर ही वही हुआ। हुआ। हाँ, उसको जिसको जो पेमेंट देगा, उसके खुद इसमें- के बैंक से, जिसको पेमेंट उसके खुद के बैंक से मिल जाएगा, लेकिन हाँ, उस ये बैंक जो को उसके मैंने- खुद के बैंक को ये रिम्बर्स जो करेगा। मैंने येलो कलर से रुपीज लिखा हुआ है, ये हमारा मर्चेंट बैंक है। ठीक है, और मर्चेंट बैंक बाद में पैसा किससे लेगा? इशूइंग बैंक से, जो कार्ड Issuing इशू। ठीक है, सर यानी ये ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि कार्ड जो मशीन जिस कंपनी की है, वो एक तरह से आपका एक्वायरिंग बैंक है। ट्रांजैक्शन को एक्वायर वो कर रहा है। ठीक है, सर इसको बैंक के नाम से ये कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। से नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। और अगर हम उसको HDFC में स्वैप करते हैं तो एक्वायरर बैंक है। चलो मैं बताता हूँ, फिर सुनिए। SBI का कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आपके पास, ठीक है। आप शॉप में गए, शॉप में मशीन लगी है HDFC बैंक की, तो इसमें एक्वायरिंग बैंक कौन सा होगा? HDFC। ओके, HDFC। HDFC। मतलब जो शॉप कीपर को पैसा दे रहा है, जिसकी मशीन में शॉप कीपर को पैसा मिल रहा है। और HDFC बाद में किससे पैसा लेता है? SBI से। SBI से, ठीक है। इशूइंग बैंक से। हैं? चलो, द मर्चेंट बैंक विल क्लेम द पेमेंट फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक, दिस इज नोन एज कलेक्टिंग बैंक। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जो मर्चेंट बैंक है, जो एक्वायरिंग बैंक था, विल क्लेम द पेमेंट फ्रॉम द कार्ड इशूइंग बैंक, दिस इज नोन एज द कलेक्टिंग बैंक। तो कलेक्टिंग बैंक कौन है? इशूइंग बैंक। पक्का? नहीं, HDFC होगा सर कलेक्टिंग बैंक। HDFC होगा ना सर कलेक्टिंग बैंक। वही मतलब मर्चेंट बैंक को ही जो है एक तरह से यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, कलेक्टिंग बैंक। और दोनों फर्क एक क्या हो है? दोनों अलग अलग हैं? हो सकते हैं, एक्वायरिंग बैंक और कलेक्टिंग बैंक। मेरे ख्याल से नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। सर HDFC ने पेमेंट हो सकते शॉपकीपर हैं। को कर दिया, तो अब तो वो SBI से क्लेम करेगा ना, जो हाँ, तो कि वही कार्ड collect जिसने कर रहा कार्ड है। इशू किया है। हाँ, तो वही कलेक्टिंग बैंक वही हुआ ना। क्योंकि Correct HDFC है, में HDFC अमाउंट होगा, ऐसा सर।
कलेक्टिंग बैंक सर HDFC में एसबीआई अकाउंट होगा। होगा तभी उसका मशीन होगा, राइट? ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, जिसका मशीन है वो एक्वायरिंग बैंक है। हाँ, और कलेक्टिंग भी वही होगा क्योंकि मशीन भी, अकाउंट भी शॉप का वहीं पे होगा HDFC में। अब मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ। देखो, एक्वायरिंग क्यों बोल रहे हैं उसको? एक्वायरिंग इसलिए बोल रहे हैं जो डेटा कैप्चरिंग होती है। अवनीश कत्यायन, आपका माइक डिस्टर्ब कर अक्सर रहे थे। डिस्टर्ब करता है। मैं बोलता हूँ मर्चेंट बैंक या एक्वायरिंग बैंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो भी जब कार्ड हम स्वैप करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर रहा है वो, और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे वो क्लेम करेगा किससे? एसबीआई से। तो अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो उसका नाम क्या है? एक्वायरिंग बैंक। और अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो उसका नाम क्या है? कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक। अभी बात समझ में आई? सर मर्चेंट के दुकान में लगा है तो मर्चेंट का बैंक हो गया ना, जिस बैंक का वो लेके रखेगा। ना, मर्चेंट का कोई बैंक नहीं होता ना। नहीं, जैसे मर्चेंट मशीन वो को, जिसका हाँ, लेके रखेगा, हाँ, वो एक्वायरिंग जहां बैंक लेन देन करता है, वो उसका बैंक हो गया। नहीं 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 नहीं, जो इसका बैंक है ना, मर्चेंट का बैंक, मशीन वाला कार्ड होल्डर का डिटेल लेकर के, उसका डिटेल को कैप्चर करके, उसके क्लेम को एसबीआई भेज के, पैसा मंगा के, तब शॉपकीपर को देता है। नहीं सर समझ यहाँ में आया? पीओएस मशीन ही जो बैंक पीओएस मशीन प्रोवाइड कर रहा है वही एक्वायरिंग बैंक के रूप में भी एक्ट कर रहा है और कलेक्टिंग बैंक के बिल्कुल, रूप में भी एक्ट कर रहा है। वही वही सही है। ठीक है। नहीं सर, अभी ठीक है, ऐसे अगर बोल रहे हैं तो कलेक्टिंग हाँ। बैंक की डेफिनेशन को थोड़ा पढ़िए, वो तो अलग कुछ बता रहा है शायद। नहीं, वही बता रहा। नहीं वही बता रहा है सर। मर्चेंट बैंक विल क्लेम the जी। payment from the card issuing bank. जी। This is known as the collecting bank. This is का मतलब ये वाला। अच्छा, जो मर्चेंट वाला। अच्छा, हाँ, मर्चेंट के लिए। ठीक है। क्या अगला है वीजा एंड मास्टर कार्ड। Our companies which run the credit card operation, they capture all deals and settle the dues among the different intermediaries. अब इसमें क्या होता है, ये बेसिकली क्या है, वीजा और मास्टर कार्ड, ये एक तरह से सेटलमेंट सेंटर है। ये सेटलमेंट सेंटर है कि यूजर के और शॉपकीपर के बीच में, यूजर और शॉपकीपर के बीच में ये कलेक्शन का काम करती हैं। ठीक है। डेबिट कार्ड में कुछ भी नहीं बोलना है मुझे, एक चीज बोलनी है, ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? ईडीएम। अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं, सॉरी, रिकॉर्डिंग आ गई सर, रिकॉर्डिंग आ गई। यूरो मास्टर वीजा। हाँ, ई का मतलब क्या है? यूरो। ठीक है, यूरो, मास्टर और वीजा कार्ड। ठीक है। एटीएम कार्ड, द कार्ड होल्डर कुछ नहीं करना है। मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं। मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है increase in sales because of increased purchasing power of the cardholder due to the credit available to cardholder. Preferred location by a locations by a cardholder. Merchant establishment can avoid provision of direct credit to the customer. Systematic accounting since sale receipt are routed through the banking channel. Advertisement and promotional support by national scale. तो ये सिंपल से उसके कुछ फायदे हैं कि मर्चेंट को अपने वहाँ कार्ड रखने से क्या फायदा होता है। तो जल्दी से क्या होता है, पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, उसका नाम होता है, ब्रांडिंग होती है, एडवर्टीजमेंट होता है। बैंक को क्या फायदा होता है, उसने क्या, एक प्रॉफिटेबिलिटी होती है और बैंकिंग रिलेशनशिप उसके साथ, नए कस्टमर के साथ बन पाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। ठीक है।
हाँ जरा इसका आंसर करिए जल्दी फटाफट। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ, जल्दी आप रिवाइज सा करिए जल्दी से। फर्स्ट का ही सर। एक्सेप्ट डिपॉजिट करता है, कुछ और भी करता है? ये भी करता है, ये भी करता है, और ये भी करता है। ठीक है, पर प्रिंसिपल तो सर ए और बी ही होगा ना, प्रिंसिपल ओनली प्रिंसिपल बोला है। प्रिंसिपल फंक्शन बोला हुआ ना इसने, एक्सेप्ट तो प्रिंसिपल फंक्शन ये दो तो बिल्कुल है। सर ठीक है? रेमिटेंस भी तो है। अब इसमें आजकल की तारीख में प्रिंसिपल फंक्शन ये नहीं है क्या? हम तो वही पढ़े हैं दोनों। इसको प्रिंसिपल फंक्शन कहाँ हमारी थ्योरी में आया था कहीं पे? हाँ फर्स्ट में ही आ गया था, वहां पढ़ रहे थे वहां पे। प्रिंसिपल फंक्शंस आर Yes, sir, in addition to the group functions. बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक पर्पज lending investment. In addition to the above principal function, bank are authorized to do so many things, ना? तो वही दोनों हुए Above था। principal, हाँ वही दोनों हुए। In addition to the above principal functions, banks are authorized to carry out certain other transactions as provided section 6. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, ए एंड बी हो गया। ए बी, ये वाला आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलो आगे देखो। और डिपॉजिट अकाउंट, अच्छा जब आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन करते हैं तो आंसर बिल्कुल कसम खा लीजिए देखना नहीं है। जितनी जल्दी आप आंसर देखेंगे उतना आप याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, इन डिपॉजिट अकाउंट्स द मेन रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड कस्टमर इज, डिपॉजिट अकाउंट पूछा हुआ है। B. बैंक क्या है इसमें? Debtor. डेटर है, इसका आंसर बी होगा। When a bank lend money to the corporate person, इसमें तो बी उनके है। बीच में कौन सा रिलेशन है? क्रेडिटर बैंक खुद क्रेडिटर है जी। और वो बंदा डेटर। बेलर बेली रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल टू, किस केस में होती है? Safe custody. नहीं है, बी सेफ कस्टडी लॉकर। सेफ डिपॉजिट लॉकर। सेफ कस्टडी तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेती है। लिखा है? हाँ लिखा है एक जगह। बोलो फोर्थ का आंसर बोलो। बी है? कीपिंग आर्टिकल। पहली बात तो इसमें है, सबसे पहले ये होना चाहिए, सेफ डिसीजन। बेलर बेली में सामान को रखना है। ठीक है, इन सेफ कस्टडी विद बैंक। और इस वाले में क्या होता है? ट्रस्टी बेनिफिशियरी। लेसर लॉकर में लेसर लॉकर सॉरी। व्हाट रिलेशनशिप क्रिएटेड व्हेन अ बैंक कलेक्ट ए चेक? एजेंट प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल। ठीक, एजेंट प्रिंसिपल। ए क्रेडिट वाउचर फेवरिंग टर्नओवर रॉन्गली पोस्टेड टू द वरीन बॉस अकाउंट, क्या रिलेशनशिप होगी विद व्हेन बेसिस? बैंक क्रेडिटर बॉस क्रेडिटर डेटर। किसी के में रॉन्गली चला गया पैसा, ठीक है, जी, तो क्या होगा? तो बैंक क्रेडिटर होगा, वो बंदा डेटर होगा, मतलब कर्जदार है। जी। ठीक है, ये सी होगा ना इसका आंसर? सी है ना? साथ में का सी। हाँ डी है? डी में सर, तो डी में ही मार्क किए हैं। सातवें का आंसर दिया हुआ है इसमें ई। ई रॉन्गली चला जाता है तो वो डेटर होता है सर, वो तो रॉन्गली अगर चला जाता है किसी के पास, वो डेटर ही काउंट होता है और बैंक क्रेडिटर होता है। The credit voucher of इतना favoring the term was wrongly posted to इसके अकाउंट में। The relationship established with when basis,
Capture and identify. none of the above. अच्छा, एक गड़बड़ पता क्या हो रहा है? None of the above. ये क्वेश्चन का सीरीज गड़बड़ हो रहा है। हाँ वही ये होगा। 6 क्वेश्चन है, आंसर तो ठीक है हमारा, ये यहाँ पे टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो रखा है। 6 है क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये सारा क्वेश्चन चेंज हो गया है, जो काटा है ना इसमें से वो चेंज हो गया है, और जो नया क्वेश्चन है वो 16 वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी का आपका आंसर आप दीजिए, मैं ये होगा मैचिंग सर, करता चलूंगा। A and B. To ensure appropriate customer identification and to monitor transaction of suspicious nature. हाँ, Suspicious nature. ये वाला नहीं है और ये वाला भी नहीं है, ठीक है, तो आंसर कौन से हो गए? ये दो, A and B. Sources of ठीक credit है। information. हाँ, सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ये 8 नंबर क्वेश्चन है। Credit informations from all of the above. सोर्सेस ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ आंसर। All of the above. हो सकता है। ये आप लोग थोड़ा सिंसियरली क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है, डिस्कशन भी होगा, याद भी रहेगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन लेने का तरीका, आप बिजनेस प्रीमाइसेस पे जाएं, उसका इंटरव्यू ले, उसको जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया उससे उसको चेक करें, और उसको लोन प्रपोजल में जो इंफॉर्मेशन दी है, तो कौन सा होगा आंसर इसका? डी। ठीक है अच्छा, डिमांड डिपॉजिट आर दोज विच कैन बी विथड्रॉन। ये जो 18 नंबर लिखा हुआ है पुरानी बुक का लिखा हुआ है, जो नई बुक का है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डिमांड क्या होता है, कहाँ पे ड्रॉन होते हैं डिमांड ड्रॉप? डिमांड डिपॉजिट ऑन डिमांड। ऑन डिमांड में On क्या demand। डिफरेंस है सर? हाँ है, यहाँ ऑन रिक्वेस्ट और ऑन डिमांड दो ऑप्शंस दिए हुए, ऑन रिक्वेस्ट और ऑन डिमांड में क्या डिफरेंस होगा? देखो पहली बात तो क्या है कि इसमें ऑल ऑफ द या उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो दोनों तो हो नहीं सकते। और डिमांड डिपॉजिट में उसको बोलते हैं पेबल ऑन डिमांड, अगर वर्ड देखा हो, पेबल ऑन रिक्वेस्ट नहीं है, पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड लिखा रहता है, ठीक। वो डिमांड करेगा, रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा। वो पैसा रखा है तो। हाँ ये बात भी सही है। क्यों रिक्वेस्ट क्यों करेगा, कहेगा जल्दी दो है? चलो अगला करंट अकाउंट वाला देखिए। Entitled to इंटरेस्ट नॉट इंटाइटल्ड, इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं मिलता सर उसको। ठीक है हाँ, चलो करंट अकाउंट। अच्छा ये बताओ करंट अकाउंट में किस केस में इंटरेस्ट मिलता है? हम बताएं? हाँ सर बताइए। फ्लेक्सी करंट अकाउंट में है? फ्लेक्सी डिपॉजिट होगा, उसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा सर? नहीं कोई एक्सपायर कर गया अगर, तो सेटलमेंट के पहले के पीरियड पे इंटरेस्ट मिलेगा। डिसीज में, हाँ ठीक है, ठीक सही बताया। Disease case में। वो भी जिस सेविंग डेट में डिसीज होता है जी, उसके बाद सेटलमेंट जब तक होगा उसका जी। इंटरेस्ट मिल जाता है। वो सेविंग अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। हाँ सेविंग के साथ, ठीक है। सेविंग अकाउंट के साथ। हाँ मर्चेंट बैंकर आर, देखो वो क्वेश्चन आ गया दोबारा, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज क्या करते हैं? अभी पीछे पढ़ा था ना हमने यस सर। कि ये कि क्या काम करते हैं? क्रेडिट फाइनेंशियल इंटरमीडिएट प्राइमरी। अरे दो तो हमने बता ही दिए थे वहां जब पढ़ रहे थे हम, बताया हाँ, अंडरराइटर। ठीक है, और इसमें तो डिस्कस भी किया हमने क्या होता है अंडरराइटर, ठीक। तो फाइनेंशियल ब्रोकर और क्रेडिट अप्रेजर। अगला मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी रिलेटेड टू, क्या करता है वो काम? मर्चेंट बैंकर एक्टिविटी रिलेटेड टू इशू ऑफ इक्विटी नहीं रिलेटेड फाइनेंस। ये बी है क्या? डेब्ट एंड डेब्ट फंड बिजनेस नहीं देखो सुनो, इसमें इसलिए दिक्कत है मुझे कि मर्चेंट बैंकर इक्विटी से ज्यादा कंसर्न होता है, ठीक है, और ये बिजनेस की बात नहीं, इसका ए लग रहा, मैं
कंफर्म देखता हूँ जरा क्या है इसका 12वें का, ए ही है, ठीक है। ये इक्विटी यानी शेयर टाइप का वो काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ लीज फाइनेंसिंग पढ़ रहे थे ना हम लोग, वो रेंट का फाइनेंस होता है, फायदा होता है। तो ये इसमें नई बुक में है हमारा 13 नंबर, ठीक है। तो लीज फाइनेंस में अगर आपको ध्यान होगा तो एक तो यहाँ पर अरेंजमेंट फॉर फास्टर एंड चीपर क्रेडिट पॉइंट पढ़ा था हमने। ऑल अब होगा। अल्टरनेटिव यूज ऑफ फंड का मतलब ये है कि आपके पास फंड पड़ा हुआ है तो आप उसका यूज कर सकते हैं किसी को किराए टाइप में देके या उससे कुछ चीज खरीद के हो, ठीक है। तो 2 यहाँ पे ओके हो गए, और अब यहाँ पे 2 ओके होते हुए आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इनको याद कर लीजिए। सर लीज फाइनेंसिंग एसेट पे करेंगे ना फंड्स पे करेंगे? अल्टरनेटिव यूज ऑफ फंड्स मतलब फाइनेंस लीज फाइनेंसिंग तो जो कंपनी या जो भी एसेट क्रिएट करके उस अपने जो फंड होते हैं उनका कोई एसेट क्रिएट कर लेता है, वो फिर उसे उसको लीज किराए पर देता है, उसे लीज करता है। तो यहाँ तो ठीक है। अल्टरनेटिव यूज ऑफ फंड्स। अच्छा, अल्टरनेटिव यूज हो गया मतलब उस फंड का अपने आप यूज ना करके दूसरा यूज कर रहा हो, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात भी आई थी, एक आई थी ना डिसएडवांटेज की बात भी, जहाँ एडवांटेज देख रहे थे वहीं डिसएडवांटेज भी था। ये 14 नंबर क्वेश्चन है नई वाली बुक में, पुरानी बुक के सारे बीच के क्वेश्चन उड़ा दिए उसने, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बात करता है? डिप्रीविएशन ऑफ एसेट ओनरशिप। डिप्रीविएशन का मतलब होता है वंचित करना, मतलब उसको नहीं मिलना। तो डिसएडवांटेज ऑफ लीजिंग में क्या होता है कि आपके एसेट को जो लेता है ना उसको क्या नहीं मिलता है? ऑनरशिप नहीं मिलती, ऑनरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। डिप्रीविएशन ऑफ एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप वो करते हैं डिफॉल्ट करते हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा? वो एसेट नहीं मिलेगा। अटैचमेंट ऑफ ओनर गोइंग इंसॉल्वेंट, अगर ओनर है वो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो उस केस में अटैचमेंट की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ए टू सी, ठीक है। डिसएडवांटेज टू क्रेडिट कार्ड होल्डर क्या होता है? ओवर स्पेंडिंग एंड डेब्ट ड्राफ्ट, ये तो होता ही है। सही तो होता ही है, सही बात है, भी ठीक है, सही है सब कुछ, ठीक है। चलो अगला, द डिफरेंस बिटवीन द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड द कार्ड होल्डर अकाउंट क्या होता है इसमें? वो इमीडिएट पेमेंट होता है इसमें क्रेडिट कार्ड में ना, डेबिट कार्ड में, और लेटर पेमेंट होता है इसमें क्रेडिट कार्ड। डेबिट इसमें तो कोई नहीं लग रहा ना। नहीं, सर डेबिट दोनों में तो कार्ड अकाउंट होल्डर का अकाउंट जो है कार्ड होल्डर का वो इमीडिएट डेबिट होता है। इमीडिएट सेकंड वाला है ना, बी वाला। None of the above सुनो, does not get बी debited. वाला पहली None of बात the तो ये above होगा, होगा। दोनों नहीं, चीजों बी का वाला है ना। डिफरेंस पूछ रहा है ना, दोनों चीज का डिफरेंस पूछ रहा है ना। तो क्रेडिट कार्ड में इमीडिएट डेबिट होता है नहीं, अकाउंट, और गेट्स डेबिट कार्ड डेबिटेड में इमीडिएटली ऑन यूजिंग डेबिट कार्ड यही होता है। होता है। डज नॉट गेट डेबिटेड इमीडिएटली यूजिंग, और ये तो नहीं होता, दो तो नहीं बोले इसमें बुक में, आंसर इसका डी दिया हुआ है। लेकिन ये तो बी सही होगा सर। हाँ, क्योंकि डिफरेंस दिया है ना, डिफरेंस बोलने को बोला है इसलिए। डिफरेंस मतलब डिफरेंस के लिए वो दोनों डेफिनेशन चाहिए ना उसे एक लाइन में। यस सर। डिफरेंस के लिए दोनों के लिए डेफिनेशन नहीं दे रहा ना यहाँ पे, ऑप्शन गड़बड़ा रहा है। हाँ इसमें तो ठीक है। गड़बड़ी होती है हमसे। हाँ वो तो थोड़ा तो गलत करना ही है, तभी तो 50 नंबर लाने होते हैं, नहीं तो 80 नहीं लाते आप। अगला देखिए, क्रेडिट रिस्क इन द बैंक इज हाई इन द फॉर्म द किस में? क्रेडिट कार्ड होल्डर है क्रेडिट 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 रिस्क कार्ड होल्डर टू द बैंक इज हाई फ्रॉम द हाँ, क्रेडिट कार्ड होल्डर होगा। क्रेडिट क्रेडिट कार्ड कार्ड होल्डर, होल्डर। ठीक है। हाँ आगे 18 का, बैंक which pays the merchant for the transaction. हाँ ये वाला बताओ, आ गया सर। आ गया ना वो बी क्वेश्चन? क्लियर है। द बैंक विच पे द मर्चेंट बैंकर फॉर द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज, क्या आंसर दोगे आप बताओ?
Acquiring bank. Acquiring bank. एक्वायरिंग बैंक, ठीक है या इश्यूइंग में वही। भाई। हाँ, अगला ये मर्चेंट को पेमेंट कौन करता है? एक्वायरिंग बैंक करता है। Acquiring bank. हाइब्रिड तो आगे पढ़े थे। हाइब्रिड आ गया, Combination of कॉम्बिनेशन ऑफ combination of demand deposit. सेविंग एंड एफडी, डिमांड डिपॉजिट Combination ये of demand deposit and fixed deposit. हाँ जी। ये बी वाला, ठीक है। और Account can be opened by 29 वाले का NRI account can be opened for foreign national only, foreign institution only, both NRI as well as foreign national NRI. हाँ, एनआरआई अकाउंट D. कैन बी ओपन बाय, कौन खोल सकता है? So NRI jointly with a resident close Jointly with relative. close relatives भी आ सकते हैं। एनआरआई अकाउंट कैन बी ओपन बाय, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कैन बी ओपन बाय सी होगा सर। एनआरआई एंड फॉरेन नेशनल, गलत हो गया, ठीक है। अब D यहाँ है। पे एक बात और बताऊंगा मैं आपको, जॉइंटली तो खोल सकता है विथ क्लोज रिलेटिव, लेकिन कैसे? Either or survivor. Former और survivor। Former और नहीं, Former survivor, or survivor. former और Sorry, former or survivor. हाँ ये मैंने बताया था क्लास में आपको उस दिन ना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये चैप्टर हमारा ईच एंड एवरी पॉइंट से कवर हुआ है, और मैं बिलीव करता हूँ कि इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स कम से कम पूरे जीआईबी में, या तो आइदर इन फर्स्ट पेपर और इन सेकंड पेपर कहीं ना कहीं मिलेंगे। बस आपके गलत ना हो, जैसे अभी हो रहा है ना, एक आध गलत हो जाता है ना? हाँ सर। ठीक सर है, मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं रह गया क्या थोड़ा, जो बताया था कल तो वो पढ़े आया नहीं वो। किसका? मनी लॉन्ड्रिंग का जैसे लेयरिंग वगैरह या इंटीग्रेशन वगैरह आता है जो। नहीं, वो आपके सिर्फ ऑपरेशनल गाइडलाइन में है, और अच्छा। वो ऑपरेशनल गाइडलाइन आपके जो सेकंड पेपर है ना एएफबी वाला, उसमें अच्छा है, उसमें। अच्छा ठीक अच्छा। है। जब हम उसको ये केवाईसी का वहां टॉपिक रिवाइज करेंगे तो इन चीजों को छोड़ देंगे जो हमने यहाँ पढ़ ली है, जी सर। ठीक है, जी। करेंगे। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट, और कल ऐसा करेंगे, कल हमारा एक क्लास जेआईबी का होगा, ठीक है, 8:30 बजे से, और उसके बाद एक क्लास सीआईबी का होगा, ठीक। ओके सर। आप लोगों को एक प्रॉमिस रखना है कि आप 8 to 11 किसी भी तरह से कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन क्लास का फायदा नहीं होगा। फिर ऑनलाइन मीन्स कि आपको ऐसे स्कूल जाते हैं ना बैग लेके, ऐसा समय एंगेज करना है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जो साथ में क्लास हो रही वो, और कोई भी यूट्यूब वीडियो किसी भी चैनल का, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, किसी भी चैनल का अगर चल रहा है तो उसे चला दीजिए। पास में बैठ के नहीं सुन सकते तो टीवी में चला दीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ रिवाइज जरूर होगा उसमें आपका, ठीक है। क्लियर होगी बात मेरी? चलो, अब यहाँ तो हम वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का छुट्टी नहीं हुआ है, आप लोग कुछ और देखिए, और ठीक है। जी सर। चलो कल फिर मिलते